दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अशर शरीफ का सलाम। नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्क की सियासत खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। पहले इस मुल्क में एक शख्स की अना ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया और पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया गया। लड़ाई सिर्फ इमरान खान से थी, लड़ाई सिर्फ करप्शन के ऊपर थी कि खान साहब करप्शन को पसंद नहीं करते थे, जबकि ताकतवर शख्स है वो करप्शन को कहता था खुलेआम करप्शन करो, क्योंकि वो खुद करप्ट था, क्योंकि वो खुद खरमपति बन चुका 6 साल में। और फिर अब वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर उस शख्स ने इस पूरे मुल्क को आग में धकेल के रख दिया है और फौज बा मुकाबला हुकूमत यानी कि जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं और ये गेम इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आज की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि मुल्क में मार्शल लॉ के अलार्म बज चुके हैं। ये फाइनल राउंड है, आखिरी घंटे हैं और ये घंटे किस कदर खतरनाक हो सकते हैं कि जनाब फौज जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट हो चुकी है। गैर यकीनी की सूरत हाल है और GHQ में गैर जरूरी नकलो हरकत देखी गई है और जनरल बाजवा ने इस वक्त तबले जंग बजा के रख दिया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखूंगा कि ये मार्शल लॉ की खबरें कौन से अहम तरीन शख्स ने ब्रेक की है और इस वक्त चल क्या रहा है शहर इक़्तिदार में और रावलपिंडी की सफ़ों के हवाले से। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ भी मुल्क से फरार हो चुके हैं। पाकिस्तान के इंपोर्टेड वजीर आजम, उनकी कैंपेन टांगना शुरू हो चुकी है। इस वक्त वजीर आजम हाउस में हलचल मच चुकी है। शहबाज शरीफ कहां जा चुके हैं, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब नए आर्मी चीफ की तकर्री है, दूसरी जानिब लड़ाई है फौज के साथ हुकूमत की, और अब वहां से मुल्क से जाना उसने इस वक्त सवालिया निशान खड़े करके रख दिए हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि नून लीग ने भी जनरल बाजवा के खिलाफ एटम बम चला दिया है और नून लीग कैसे जनरल बाजवा को फांसी देने के मुतालबात पर उतर आई है और अब बाकायदा तौर पर एक हाथ लो और एक हाथ दो की पॉलिसी नहीं, बल्कि जनाब अब दोनों जानिब से खतरनाक वार होना शुरू हो चुके हैं। अगले 6 से 7 दिन इंतहाई खतरनाक हैं। किसी को नहीं पता कि अगले आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, लेकिन अब सब के सब गुत्थम गुत्ता है और सब एक पेज पर नहीं है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन किराम, 26 नवंबर को इमरान खान साहब रावलपिंडी पहुंच रहे हैं। लाखों लोगों का समंदर जब वो रावलपिंडी लाएंगे, मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि ताकतवर हलकों के हाथ से गेम निकल जाएगी और फिर ये सब हाथ पर हाथ रखकर रोएंगे। और सब ने जोर लगा लिया। आपने देखा कि आर्मी चीफ ने भी बैकडोर राब्ते किए खान साहब से। एक मुतालबा था कि खान साहब आप रावलपिंडी ना आए, हम आपको इलेक्शंस दे देंगे। और फिर आपने देखा कि इस हकदार भी सदर पाकिस्तान के पास के एक मुतालबा था कि खान साहब को रावलपिंडी आने से रोकना है, किसी तरीके से खान साहब को रोक लिया जाए। और फिर इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, क्योंकि मेजर जनरल फैसल नसीर को मुबैना तौर पर टास्क दिया गया कि 5 दिन के अंदर खान साहब के लॉन्ग मार्च को खत्म करना है। तो जनाब उन्होंने कातिलाना हमला करवाया खान साहब के बकौल, लेकिन इमरान खान गोलियां खा ली, उसने व्हील चेयर पर चला गया, लेकिन उसने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया और अपनी कौम के वकार का सौदा नहीं किया। तो अब इमरान खान साहब जो है वो जख्मी हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि आराम करो, लेकिन वो आ रहे हैं, रावलपिंडी भी आ रहे हैं। 1992 की जब वर्ल्ड कप था तो डॉक्टर्स ने उस वक्त इमरान खान साहब को कहा था कि आप मैच नहीं खेल सकते, खान साहब को फ्रैक्चर था। सबने जोर लगाया कि खान साहब आप मैच ना खेलें, लेकिन इमरान खान ने उस वक्त डॉक्टर से पूछा था कि क्या 8 से 10 घंटे के लिए ये दर्द रुक सकता है। और इमरान खान जब वो मैच खेला, सबने देखा कि ऐसा खेला कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। तो मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, कि अब इमरान खान रावलपिंडी आ रहा है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और अब वो इस हालत में आएगा कि वो जख्मी है, जख्मी शेर है, व्हील चेयर पर आएगा, लेकिन वो छा जाएगा। फैजाबाद पर PTI का मुतवक्के धरना, रावलपिंडी इंतजामिया की जगह तब्दील करने की तजवीज़। अब इमरान खान साहब ने फैजाबाद पर धरना देने का ऐलान किया हुआ कि वो फैजाबाद पहुंचेंगे। और फैजाबाद ऐसा मुकाम है, मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पर हसास इदारों की कुछ तंसीबात हैं। और फिर अगर आप वहां पर ये भी देखेंगे OGD कैंप भी आता है और फैजाबाद से आगे इस्लामाबाद शुरू हो जाता है। तो ये ऐसी गर्दन है जहां पर आप ताकतवर को भी पकड़ सकते हैं
اور حکومت کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ تو انتظامیہ نے تحریک انصاف کو تمام تر خدشات سے آگاہ کر دیا ہے اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے جگہ کی تبدیلی پر مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق راولپنڈی انتظامیہ نے دھرنے کا مقام علامہ اقبال پارک جو کہ شمس آباد میں ہے وہاں تک لانے کی تجویز دے دی ہے۔ ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ 26 نومبر کو انگلینڈ ٹیم گرین شرٹ سے کرکٹ سیریز کھیلنے کے لیے اسلام آباد پہنچے گی اور پی ٹی آئی دھرنے کی وجہ سے پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سب سے پہلی خبر جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ملک میں مارشل لا کے الارم جو ہیں وہ بچ چکے ہیں، فوج ہائی لائٹ ہو چکی ہے اور جی ایچ کیو نے غیر ضروری نقل و حرکت اور جنرل باجوہ نے اس وقت طبلے جنگ بجا کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلا یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت لڑائی جو ہے وہ جناب نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر ہے۔ پنڈی جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے نام سے سینیورٹی لسٹ نہیں بھیج رہا کیونکہ انہوں نے 27 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے۔ وہ 27 نومبر کے بعد کی جو سینیورٹی لسٹ ہے وہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو اسلام آباد ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، وہ جنرل عاصم منیر کے نام پر ڈٹ چکا ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے۔ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب لندن گئے تھے نواز شریف صاحب سے ملنے سے کچھ دن پہلے، تو اس وقت نواز شریف نے کہا تھا کہ جنرل عاصم منیر کے نام سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے آپ کو حکومت چھوڑنی پڑ جائے، اقتدار چھوڑنا پڑ جائے، آپ کو نکالا جائے، آپ نے اس نام سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے ذرائع کے مطابق کچھ ایسے نون لیگ کے اندر کے لوگ ہیں وہ جناب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے کے لیے بہت سارے چکر کاٹ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے، لیکن یہ لڑائی جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے کیونکہ یہ لڑائی نواز شریف بامقابلہ جنرل باجوہ ہیں اور نواز شریف لندن سے بیٹھ کر یہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سمری نہیں آئی، 27 نومبر کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اب وزیر اعظم ہاؤس نے باقاعدہ طور پر جی ایچ کیو کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ پہلے 5 سے 6 جرنیلوں کا نام جو ہے وہ ہمیں بھیجیں، آپ ان کا پینل بھیجیں تاکہ ہم اس کے اوپر نظرثانی کر کے اہم ترین جرنیلوں کو جناب پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی چیئرمین لگا دیا جائے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی ایچ کیو نے اس خط کا جواب ابھی تک نہیں دیا اور سمری ابھی تک نہیں بھیجی۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر سمری نہیں بھیجی جاتی تو وزیر اعظم کے پاس یہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ بغیر سمری بھی کسی بھی 3 سٹار جنرل کو وہ آرمی چیف اپوائنٹ کر سکتے ہیں اور جنرل باجوہ صاحب کو بھی برطرف کر سکتے ہیں 1-2 دن پہلے۔ تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو چکا ہے اور اس حوالے سے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر جناب جو آئین یہ اجازت نہیں دیتا کہ شہباز شریف جو ہے وزیر اعظم جو ہیں وہ جنرل باجوہ سے مشاورت کریں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، وزیر اعظم کے پاس یہ استحقاق ہے، وہ جس کو چاہے آرمی چیف اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے واضح طور پر دیکھنا ہے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نہیں ہے اور دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ واضح طور پر بتا دوں، یہ خبر آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ جناب وزیر داخلہ نے یہ بہت بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب سمری آئے یا نہ آئے 1-2 دن میں تعیناتی کا عمل مکمل ہو جائے گا اور رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جناب سمری ہر صورت آئے گی، ایسا فرض کیوں کیا جائے کہ سمری نہیں آئے گی، اسی ہفتے میں ہی آرمی چیف کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا، یہ دوسری خبر ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اس وقت بہت بڑا جو ہے وہ بیان دے دیا ہے، اہم تعیناتی کی سمری نہ آنا بہت بڑی ناکامی ہے، یہ آئین کے خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم از خود نوٹس لے سکتے ہیں لیکن وزیر اعظم کے ایکشن لینے سے تقرری کے عمل میں ابہام پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ جناب اہم تعیناتی کی سمری نہ آنا یہ جو جی ایچ کیو ہے اس کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ تو آپ نے ناظرین کرام یہ بھی دیکھنا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو اہل نام ہے جو میرٹ کے اوپر آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل، اس کا نام بھی شامل نہیں ہے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر کو سب سے اہل ترین سمجھتے ہیں، باقی جتنے بھی جرنیل ہیں وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ناکامی ہے، یہ فارغ ہے، صرف عاصم منیر ہے جو کہ آرمی چیف اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، باقی کوئی بھی جرنیل جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، یہ خواجہ آصف صاحب نے واضح طور پر کہا ہے۔ تو معاملات انہوں نے کہا کہ عدالت بھی جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہاں پر یہ بھی دیکھیں، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے 4 مرتبہ ملک میں ٹیک اوور کیا۔ کل انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ 4 مرتبہ فوج نے ڈائریکٹلی مارشل لا لگایا اور اب پیچھے بیٹھ کر پاکستان کی حکومت کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور اگر 29 نومبر سے پہلے جنرل باجوہ صاحب کو برطرف کیا جاتا ہے جو کہ شاہد خاقان عباسی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، تو سمری آئے نہ آئے، یعنی کہ وداؤٹ سمری جب 1999 میں نواز شریف نے پرویز مشرف کو سیک کر کے جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف اپوائنٹ کر دیا تھا، تو پاکستان میں آپ نے دیکھا تھا کہ مارشل لا لگ گیا تھا، فوج آ گئی تھی، اور 9 اپریل کی رات کو بھی خبریں چلی تھی کہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو سیک کر دیا ہے، اور پھر رات کی عدالتیں کھل گئی تھی اور عدالتوں نے جناب مارشل لا کا جو خطرہ ہے اس کو ختم کر دیا تھا۔ شہباز شریف اگر سیک کر دیتے ہیں 2 دن پہلے بھی 3 دن پہلے بھی، تو جناب کسی اور کو آرمی چیف
अपॉइंट करते हैं, आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ अपॉइंट करते हैं 27 नवंबर से पहले, तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ के खतरात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और नून लीग ने बाकायदा तौर पर यह धमकी दे दी है कि हम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जनरल बाजवा का नाम लेंगे और फिर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके कानों से धुआं भी निकाल के रख देगी और आपकी बुनियादें भी हिलाकर रख देगी। तो इस सारे मामले में आपने अब देखना है कि नून लीग ने भी जनरल बाजवा के खिलाफ तबले जंग बजा के रख दिया है और जनरल बाजवा ने आइन के खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इनको फांसी दी जाए। अब यह मामला जो है बड़ा गंभीर हो चुका है। देखिए, अभी तक जीएचक्यू ने समरी नहीं भेजी, मैंने आपको बता दिया, और शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अहम तैनाती की समरी नहीं आई, ये आइन के खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म जो है वो किसी को भी अब नए आर्मी चीफ अपॉइंट कर सकते हैं अगर समरी नहीं आती। यानी कि नून लीग जो है वो ये सोच रही है कि हम आर्टिकल 6 की जानिब भी बढ़ सकते हैं, ये मामला अदालत भी लेकर जा सकते हैं। और आर्टिकल 6 यही बताता है कि अगर आप आइन के खिलाफ वर्जी करते हैं, जैसे परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर नवाज शरीफ ने जनाब आर्टिकल 6 के तहत उनको गद्दारी के मुकदमे में फांसी की सजा सुनवाई थी, अदालत की जानिब से वो पूरा केस ले गए थे और अदालत ने फैसला सुना दिया था। तो वही सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है कि नवाज शरीफ ये ख्वाहिशमंद हैं कि जनरल बाजवा के ऊपर भी वो आर्टिकल 6 का केस करें। ये मेरे ज़राए बखूबी तौर पर मुझे बता रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अब आपने पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। इस वक्त मार्शल लॉ का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, किसी को नहीं पता कि अगले आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। तो पाकिस्तान के डरपोक वज़ीर-ए-आज़म, इंपोर्टेड हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ कैसे मुल्क से फरार हो चुके हैं। इस वक्त टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहां पर लड़ाई हो रही थी और आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर फड्डा है, नवाज शरीफ जनाब आसिम मुनीर के नाम पर डटे हुए हैं, तो उनके भाई का यहां से जाना उसने ये साबित कर दिया है कि मुल्क में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और आपने ये भी देखना है कि कल सुबह नवाज शरीफ लंदन से भाग गए और लंदन से वो इस वजह से भागे कि उनको स्कॉटलैंड यार्ड जो है वहां पर गिरफ्तार कर सकती है, लंदन पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि जो तस्लीम हैदर शाह ने जो उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इन्होंने इमरान खान पर भी कातिलाना हमला करवाया, अरशद शरीफ को भी कत्ल करवाया, तो ये गेम बड़ी खतरनाक हो चुकी है। तो नवाज शरीफ जो है वो अपनी जान बचाकर मरियम नवाज के हमरा, हुसैन नवाज भी उनके साथ थे, जुनैद सफदर भी उनके साथ थे, उनको लेकर जनाब वो अब इटली के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। और वहां पर वड़ाइच नामी एक शख्स हैं, उनके मेहमान बने हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब वो यूरोप की सैर करेंगे और फिर अमेरिका भी जाएंगे। अब ये गेम बड़ी खतरनाक हो चुकी है। वो सिर्फ मामला यहां तक महदूद नहीं है, यानी कि इस वक्त इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी बहुत कुछ होने जा रहा है। और नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ भी भाग चुके हैं। तो मैंने आपको एक खबर दी थी और ये मेरी खबर दुरुस्त ठहरी है। 3 दिन पहले आपको बताया था कि एक अहम तरीन शख्सियत जो है वो मुल्क से फरार हो जाएंगी, वो उसका ताल्लुक नून लीग से भी होगा, वो जनाब ताकतवर भी हैं, वो अहम तरीन ओहदे पर फाइज भी हैं। तो शायद किसी को यकीन नहीं आ रहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जनाब शहबाज शरीफ ने दौरा तुर्की करने का ऐलान कर दिया है। वो 24 से 26 नवंबर तक तुर्की के दौरे पर होंगे, वहां पर उनकी हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। तो ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने भी विंटर हॉलीडेज का ऐलान कर दिया है कि 19 दिसंबर से 1 जनवरी तक अदालतें जो हैं वो बंद होंगी, यानी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। और शहबाज शरीफ का इन टाइमिंग्स के अंदर दौरा करना कि जहां पर मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है, मार्शल लॉ लग सकता है। तो अगर शहबाज शरीफ यहां से गए और फिर लड़ाई बढ़ गई तो यानी कि फौज टेक ओवर कर सकती है। ये इतलात और ये रिपोर्ट्स उनके पास मौजूद हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।